हेलो। 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 आ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? फिरोज जी, अनुराग जी, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। आज वाग्मय पत्रिका की ओर से मुझे अपने जीवन संघर्ष और ट्रांस जीवन के अनछुए पहलू के बारे में बोलने के लिए एक मंच दिया गया है। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मैं डॉक्टर फ़िरोज़ खान और अनुराग वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे चुना। और मैं अपने जीवन से संबंधित जो जो कुछ मेरे दिल में है वो आज तक मैं कभी सार्वजनिक नहीं कर पाई थी। तो इस मंच के माध्यम से वो सभी चीज़ें मैं आज सार्वजनिक करने जा रही हूँ। तो और ये मेरा पहला एक लाइव प्रोग्राम है। इससे पहले कभी भी मैंने कोई लाइव प्रोग्राम नहीं किया है। तो अगर मुझसे कुछ बोलने में कुछ गलतियाँ हो जाएं तो प्लीज़ सभी लोग मुझे क्षमा करें। आज का जो मेरी कहानी मेरी जवानी सीरीज में मेरा विषय है वो मेरा जीवन मेरा संघर्ष और ट्रांस जीवन के अनछुए पहलू, ये मेरा विषय है। तो मैं इस पे अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। आशा है सभी को पसंद आएंगे। अगर मैं इस बातचीत की शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं अपने जन्म से ही शुरू करती हूं। मेरा जन्म 26 अगस्त 1978 को जबलपुर के मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। जब मैं 6 माह की थी तभी मेरे माता पिता के बीच तलाक हो गया और मेरी माँ मुझे मामा के घर लेके आ गई। उसके बाद मेरी परवरिश उन्हीं के घर पे हुई। जब मैं 7 से 8 या 9 वर्ष की रही होंगी तब मुझे ये महसूस होता था कि मैं एक लड़की हूँ। जब एक बच्चे की वो उम्र होती है कि जब उसे ये पता नहीं होता कि एक पुरुष और एक महिला के शारीरिक बनावट किस प्रकार की होती है या उनकी शारीरिक बनावट में किस प्रकार का अंतर होता है, उस समय से ही मैं एक खुद को एक लड़की समझती थी। तो और मेरा जो खेलना कूदना होता था वो लड़कियों की तरह ही होता था। तो उस समय से ही एक जो साथ के लड़के लड़कियां खेलने वाले होते थे वो मुझे कोई लड़की कह के चिढ़ाता था, कोई छक्का कहता था। तो उस टाइम से ही कहीं ना कहीं मेरे संघर्षों की शुरुआत हो गई थी और जो सामाजिक ताने आज भी जो मैं झेल रही हूँ तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। और मैं अपने बचपन की एक बात बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे मैं कुछ लड़कियों को देखती थी कि जिनकी शादियाँ होती थीं। तो उस टाइम पे जब विदाई के समय वो बहुत रोती थी। तो मैं अगर किसी से पूछूं कि ये क्यों रो रही हैं तो उस टाइम पे वो लोग कहते थे कि हर एक लड़की को एक दिन अपने माँ परिवार को छोड़कर अपने पति के घर जाना पड़ता है, इस वजह से वो रोती हैं।
तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा एक डर सा भी लगता था, और मैं ये सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरी भी शादी एक लड़के से होगी, और मेरी विदाई होगी तो मुझे भी बहुत रोना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं मतलब खुद को एक लड़की ही समझती रही। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई और मुझे ये पता चला कि मैं हूँ तो पूरी एक, मेरे अंदर एक जो आत्मा है वो एक महिला की ही है, मगर जो एक जिस शरीर में मेरा जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं एक स्त्री के शरीर से मैच नहीं करता है। तो काफ़ी एक झटका सा लगता था मुझे कि जो मैं हूँ वो शरीर से मैं वैसी नहीं हूँ। कहीं ना कहीं एक गहरी उदासी रहती थी, एक दुख जो आज भी है मेरे साथ, और लगता है ताजिंदगी रहेगा ये दुख। और जो मेरा हाव भाव, बातचीत का तरीका या चाल चलन जैसा भी, तो उसको लेके भी परिवार, समाज, ये सब बहुत ताने भी मारते थे। परिवार ने बहुत कोशिश की कि मुझे एक लड़के जैसा बना सकें, और मेरा व्यवहार पूरा एक पुरुष जैसा हो। तो मैं उनको उस टाइम पे तो नहीं समझा पाई कि आप जो सोचते हो मैं वैसी नहीं हूँ, और ना आप जैसा चाहते हो मुझे बनाना, मैं वैसी नहीं बन पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे खुद को उनके हिसाब से ढालने का भी मैंने सोचा कि ताकि उनकी प्रताड़नाओं से मैं बच पाऊँ। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को छुपाती रही। और मैं अगर अपनी शिक्षा की बात करूं तो बहुत ही संघर्षों से मैंने अपनी शिक्षा पूरी की है। मैंने एमकॉम किया है, और भारतीय शास्त्रीय संगीत में मैंने एमए किया है। और कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्ति में भी मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कभी जो साथ में पढ़ने वाले लड़के होते थे, लड़कियां होती थीं, या कभी कभी पुरुष शिक्षकों का व्यवहार थोड़ा सा मुझे दुखदाई लगता था कि जब वो मेरी लैंगिकता को लेके कुछ उपहास करते थे, कमेंट करते थे। तो काफ़ी मुश्किलों से मैंने शिक्षा प्राप्त की, और धीरे 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 करके जब मेरी शिक्षा पूरी होती गई, उस समय मेरी पहचान कुछ समुदाय के मेरे मित्रों से हुई जो मेरे जैसे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा उससे पहले मुझे लगता था कि हो सकता पूरी दुनिया में एक मैं ही ऐसी हूँ कि जो एक पुरुष के शरीर में जन्मी हुई एक औरत की रूह लेके एक पैदा हुई है। तो जब और लोग मुझे मिले तो मुझे लगा कि नहीं, इस दुनिया में मेरे जैसे भी और लोग हैं। तो काफ़ी अपनापन भी लगा उन लोगों से, और उनसे काफ़ी अच्छी मेरी मित्रता हो गई। फिर जब शिक्षा पूरी हुई उसके बाद घर वालों का भी ये दबाव था कि मैं ऐसे घर पे ना बैठी रहूं लड़कियों की तरह, कुछ जो लड़के जो काम करते हैं बाहर निकल कर, तो मैं उस तरह से काम करूं। मैंने आम लोगों की तरह काम करने के लिए बहुत सी जगह प्रयास किए, मगर कहीं भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली है। तो मैंने जो मेरे प्रयास होते थे, कहीं मैं जो काम मेरे लायक था भी, तो वहाँ इस वजह से मुझे नहीं रखा गया कि मैं थोड़ी सी मतलब एक जो नॉर्मल एक पुरुष होते हैं, मैं उनसे थोड़ी सी अलग हूँ। बस इसी वजह से मुझे कोई काम नहीं मिल पाया। तो मैं बहुत, और घर वाले बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो घर वालों को ये पता था कि ये क्या है। तो और ऊपर से पढ़ाई पूरी हो गई थी तो कोई काम भी नहीं था। तो
एक तो घर पे रहना भी मेरा मुश्किल, और बाहर तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो उस समय मैं बहुत अवसाद में भी थी। तो मेरे जो मित्र थे, समुदाय के मित्र, उनमें से कुछ ट्रांसजेंडर भी थे जो किन्नरों के साथ बस्ती मांगने का काम करते थे। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तू हमारे साथ चल। तो मैं उनके साथ गई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक जैसी मैं अंदर से मेरी जो रूह है, मैं अपने बाहरी शरीर को भी उसी चोले में ढांकने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे अच्छा लगा कि एक अंदर से अगर मैं स्त्री हूँ तो बाहरी आवरण है वो भी एक स्त्री जैसा मुझे मिल रहा था। तो ऐसे करके मैं एक किन्नर के रूप में मैंने करीब 12 वर्ष तक बधाई मांगने का काम किया है। और उस टाइम पे मैं काफ़ी खुश थी कि एक तो उसमें आमदनी अच्छी थी, पैसे अच्छे मिल रहे थे, ऊपर से कहीं ना कहीं एक जो मेरे स्त्रैण भाव को भी एक प्रोत्साहन मिल रहा था। तो ये सब काफ़ी अच्छा चल रहा था। और उस टाइम पे घर पे भी मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को कहीं कहीं मुझे देखा नाचते गाते साड़ी में, मेकअप में, तो उनको भी काफ़ी कुछ मेरे बारे में पता चल गया था। तो घर से भी कुछ दिक्कतें शुरू हो गई थी। ये टोली में किन्नरों के साथ नाचते गाते मुझे करीब 12 वर्ष होने जा रहे थे। मगर कहीं ना कहीं उस समय मुझे ये लग रहा था कि मैं अंदर से तो एक स्त्री ही हूँ। मैं साड़ी पहनूँ चाहे ना पहनूँ, मेरे बाल बहुत छोटे हों या बड़े हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरी रूह है वो एक औरत की ही है और औरत की ही रहेगी, भले मैं एक पुरुष के वेश में ही क्यों ना रहूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे देखकर क्या समझते हैं। कोई मुझे मीठा भी कह देता है, कोई छक्का बोलता है, कोई हिजड़ा बोलता है, कोई और भी बुरे बुरे शब्द बोलते, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो ईश्वर ने मुझे एक आत्मा जो दी है औरत की, मैं वो हूँ और हमेशा वही रहूँगी। तो उस समय जब मैं टोली में घूमती थी तो पूरा सुबह से लेकर शाम उसी नाचने गाने में, पैसे कमाने में पूरा समय निकल रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं एक अंदर से वो जो मेरे अंदर एक औरत की जो आत्मा जो बैठी है, तो वो कहीं ना कहीं एक मुझे अंदर से वो एक मुझे काफ़ी उकसा रही थी कि तेरे अंदर एक कुछ कलात्मक और कुछ रचनात्मक क्षमताएं ईश्वर ने दी हैं और मैं उसका उपयोग उस पेशे में रह के नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मेरे अंदर का ये द्वंद्व काफ़ी समय तक चलता रहा। और ऐसा भी लगता है कि अगर मैं ये पेशा छोड़ती हूँ तो फिर मैं करूँगी क्या, अपना पेट कहाँ से भरूँगी। काफ़ी दिन ये द्वंद्व चलता रहा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं खुद का और अपने जो समुदाय हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं उनके बारे में कुछ करूँ, कुछ सोचूं। तो करीब 2008 में वो टोली में नाचने गाने और बधाई मांगने का पेशा छोड़कर एक LGBTQ एक्टिविस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। और जो मेरा पुराना पेशा था उसकी वजह से मैं मतलब परिवार समाज के बीच में काफ़ी पता चल चुका था मेरे बारे में। तो परिवार की तरफ से काफ़ी प्रताड़नाएं मिली मुझे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जो मेरे मामा थे उन्होंने मुझे काफ़ी मारा और घर में कैद कर लिया कि, और घर वालों को कहा कि नहीं, इसको अब घर पे रखो, घर का काम करे ये, और इसको बाहर नहीं निकलने देना है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या होता है। फिर अचानक से एक दिन कुछ रिश्तेदार आए और
मेरे मामा ने मुझे बताया कि हम तुम्हारी कहीं शादी तय करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत घबरा गई कि बाप रे, मैं खुद एक लड़की हो के मैं किसी लड़की के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। तो मुझे जब ये लगा कि नहीं, अब पानी सर से ऊपर जाने वाला है और अब मुझे खुल के अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना होगा और घर वालों को खुल के सब कुछ बताना होगा। तो मैंने अपने परिवार को सब कुछ अपने बारे में बताया कि नहीं, आप जो सोच रहे हो, मैं भले मेरा जन्म एक पुरुष के रूप में भले हुआ हो, मगर मैं अंदर से एक स्त्री हूँ। और अगर आप मेरी शादी कराना चाहते हैं तो आप किसी लड़के को ढूंढिए, मैं किसी लड़की से शादी नहीं कर पाऊँगी। तो मतलब परिवार वालों ने ये कहा मुझसे कि नहीं, तुम गलत संगत में बिगड़ गए हो। जो तुम्हारे दोस्त हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, तुम उनकी संगत में बिगड़ गए। मैंने उनको कहा कि मैं अपनी जो अंदर की जो एक रूह है, औरत की जो रूह, वो मैं आपको ऐसा अपना सीना फाड़ के तो नहीं दिखा पाऊँगी। आपके पास जो तरीका हो मुझे आजमाने का, तो आप उस तरीके से मुझे आजमा सकते हैं। तो उनको लगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ और बुरी संगत में, थोड़ा मेरी संगत वैसी है तो मैं उस तरह की हो गई हूँ। तो दूसरे ही दिन मुझे यहाँ जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में मेरे परिवार के लोग लेके आए और काफ़ी डॉक्टरों से बात हुई। तो डॉक्टरों का एक पूरा पैनल बैठा और मेरे काफ़ी टेस्ट हुए, हार्मोन्स टेस्ट हुए और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से भी मुझे गुजरना पड़ा। तो जो उन डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पक्ष में थी। वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे परिवार को बताया कि ये जो हैं तो इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये एक बॉडी से भले मेल हों, लेकिन जो इनका माइंड है, जो इनके अंदर की एक जो आत्मा है, वो एक स्त्री की है। मेरी सभी रिपोर्ट में ये आया था कि चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो या हार्मोन्स रिपोर्ट में भी ये आया कि मेरी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा थे। और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट में भी ये आया कि मैं बचपन से ही एक स्त्री की तरह ही हूँ। तो उस टाइम पे मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब जो मैं कहती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, आज वो बात किसी ने साबित कर दी। और मुझे याद है यहाँ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया, जो उस समय जिन्होंने मेरी काउंसलिंग की थी, मेरे परिवार की काउंसलिंग की थी, उन्होंने मेरे परिवार को कहा था कि अगर आप इसको खुश देखना चाहते हो तो आप इसका सेक्स चेंज करा के इसको लड़की बना सकते हैं। तो उस समय परिवार वालों ने उनके डॉक्टर्स को ये कहा कि हाँ ठीक है, देखते हैं, ऐसे करके फिर मुझे घर लेके आए और फिर परिवार वालों ने आपस में मीटिंग की कि चलो देखते हैं कि अब चलो इसकी शादी नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको थोड़ा कंट्रोल करके रखो, ये हिजड़ा ना बने। हालांकि मैं कभी खुद को एक हिजड़ा नहीं मानी और ना मैं मानती हूँ, मैं खुद को एक स्त्री ही समझती हूँ। अब मैं एक पुरुष के शरीर में हूँ और मेरी जो आत्मा है वो एक स्त्री की है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। समाज की नज़र में जो मुझे समझे वो उनकी दिक्कत हो सकती है। मैं मेरी नज़र में तो मैं एक स्त्री ही हूँ और उस ईश्वर की नज़र में भी मैं एक स्त्री ही हूँ। तो ऐसे करके फिर काफ़ी वक्त बीतता गया और मैं अपने समुदाय के लिए कार्य करती गई। हाँ, उस बीच में मुझे मेरे एक पुरुष मित्र से मुझे प्रेम भी हुआ और आज भी है। हमारे रिश्ते को करीब
15 साल हो चुके हैं। हम दोनों ने एक शादी भी की थी छुप के, और आज भी हम एक पार्टनर की तरह हैं। तो और उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ निभाया है। उन्होंने अपने परिवार में भी बताया, मेरे परिवार में भी पता है उनके बारे में। हालांकि दोनों के परिवार हमारे रिश्ते को स्वीकार तो नहीं करते, मगर उनके स्वीकार करने और ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये हम जानते हैं। तो ऐसे करके मेरी ज़िंदगी चलती जा रही है। और मैं अपनी अगर कुछ इच्छाओं के बारे में बात करूं तो मेरी इच्छा ये है कि मेरी जो ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें जो बच्चे मेरी तरह हों या होंगे, तो उनके लिए कुछ परिवार, समाज और सरकार की सोच बदलनी चाहिए। सरकार की सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है, जो कानून बनाती है, उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ एक स्त्री या एक पुरुष को ही ध्यान में रखकर वो नीतियाँ बनाई जाती हैं। कहीं भी एक ट्रांसजेंडर, एक किन्नर या एक होमोसेक्सुअल को ध्यान में रखकर वो नीतियाँ नहीं बनाई जाती हैं। हाँ, एक वोट लेते समय, टैक्स लेते समय तो वो इंसान ही होते हैं सरकार की नज़र में, मगर नीतियाँ बनाने के समय पर नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार ऐसे लोगों पर भी ध्यान दे, और जैसे आम लोगों का ध्यान रखती है सरकार, वैसे इस समुदाय का भी ध्यान रखें। और वर्तमान में जो पूरा विश्व एक कोविड-19 के समस्या से जूझ रहा है, तो इस पे बात तो मैं कोविड-19 पे तो नहीं करूँगी, क्योंकि आप सभी बहुत बेहतर तरीके से इस समस्या से परिचित होंगे। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो इस कोविड-19 की वजह से एक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट लोग अभी समझे हैं, वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग मैं और मेरे जैसे लोग, मेरे समुदाय के लोग सदियों से झेलते आ रहे हैं। एक परिवार ने, समाज ने, कहीं ना कहीं सरकार ने भी हम जैसे लोगों की ज़िंदगी में सदियों से लॉकडाउन लगा के रखा है। एक सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट लोग अभी अभी समझे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग सदियों से एक सामाजिक दूरी की परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। एक परिवार, समाज, सभी लोग कहीं ना कहीं हमसे एक सामाजिक दूरी बनाकर रखते हैं, और हम खुद ही, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों की नज़र में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो इस डर की वजह से हम खुद ही सदियों से एक सामाजिक दूरी की परंपरा का निर्वहन करते हुए आए हैं। तो अगर मैं कहूँ तो एक कोरोना का डर हमारे समुदाय के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। हाँ, एक जो डर, जिस डर की वजह से, एक समाज और परिवार के डर की वजह से हम सदियों से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते आए हैं, वो डर हमारे लिए कोरोना के डर से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी तो अनलॉक शुरू हो चुका है और धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं देश की, और कुछ दिनों में तो ये सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो ही जाएगी जब कोरोना संक्रमण ख़त्म होगा तो। मगर क्या समाज के लोग, परिवार के लोग जो हमारी ज़िंदगी में लॉकडाउन लगा कर रखा है,
और जो सोशल डिस्टेंसिंग हमसे बना कर रखी है, क्या उसको दूर करने की पहल करेंगे? मुझे लगता है कि इसमें तो पता नहीं वो देखने के लिए मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन उम्मीद है कि ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी ज़िंदगी भी अनलॉक होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख झेले हैं, बहुत भेदभाव का सामना किया है, अत्याचार सहे हैं। मैं एक बुरी घटना बता रही हूँ अपने जीवन की। जब मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, उस समय कुछ वरिष्ठ छात्रों को ये पता चला कि इस कॉलेज में एक कुछ अलग टाइप का एक स्टूडेंट, जिसे वो अपनी भाषा में कुछ भी छक्का या कुछ भी कहते हों, तो उनको ये पता चला, तो उनके अत्याचार मेरे ऊपर काफ़ी बढ़ गए। कहीं ना कहीं आते जाते मुझे कमेंट करना, और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक दिन कुछ प्रोग्राम चल रहे थे कॉलेज में, तो सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट हॉल में थे, और मैं अपनी क्लास से उसी हॉल में जाने वाली थी, तो अचानक दो सीनियर स्टूडेंट मेरे सामने आए और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर एक खाली क्लासरूम में लेके गए और ज़बरदस्ती मेरा वहाँ रेप किया उन लोगों ने। ये घटना मैंने शायद अपने कुछ करीबी दोस्तों को ही बताई, और आज एक सार्वजनिक रूप से मैं इस घटना के बारे में बता रही हूँ। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती थी कि इस वजह से विरोध नहीं कर पाई और ना ही किसी को बता पाई, क्योंकि अगर बताती भी तो लोग मुझे ही गलत ठहराते कहीं ना कहीं। इस वजह से मैंने ये घटना किसी को नहीं बताई, और आज मैं आपके सामने ये बताना चाह रही हूँ कि इस समुदाय के साथ कैसे कैसे अत्याचार होते हैं, जो समाज की नज़र में भी नहीं आते। इनकी कोई एफआईआर भी नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हों, तो उसके विरोध में उसके साथ खड़े हों और उसको ताकत दें कि वो इसका विरोध कर सके। मैं अगर अपने और मुझे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सामाजिक कार्यों को करते करते कहीं ना कहीं मुझे और भी कार्य करने को मिले हैं। जैसे कि अभी एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से एक फेलोशिप का फेलोशिप निकली थी भारतीय संवैधानिक मूल्यों को लेकर। तो मेरे भोपाल के एक परिचित का फ़ोन आया कि तुम इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करो। तो मुझे लगा कि वहाँ तो बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़के लड़कियाँ आएंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा उसमें। मैं कहीं ना कहीं मेरा व्यवहार देखकर वो लोग मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरी उस मित्र ने कहा कि नहीं, तुम इसको अप्लाई करो, होना ना होना तो देखते हैं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो। तो मैंने मजाक मजाक में उसका प्रपोज़ल बनाकर भेज दिया, और काफ़ी चयन प्रक्रिया में 5-6 चरण थे। सबसे पहले प्रपोज़ल ही उसका जिनका प्रपोज़ल अच्छा था तो उनको फिर 2 बार फ़ोन पर इंटरव्यू होने थे, फिर एक साक्षात्कार। तो मैं इन
सारे चरणों में पास होती गई। और जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने पहुँची तो काफ़ी जो लड़के लड़कियाँ आए थे मुझे देख के थोड़ा सा ये उनके चेहरे के हाव भाव ये बता रहे थे कि वो कुछ ऐसा फील कर रहे थे कि अरे ये भी आए हैं इस फेलोशिप में इंटरव्यू देने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा कि हाँ, मैं ये बताने आई हूँ कि अगर तुम जैसे लड़के लड़कियाँ यहाँ इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं तो मुझ जैसे लोग भी यहाँ आ सकते हैं। और हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन जब इंटरव्यू कमेटी ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने अपने जीवन के बारे में हर एक चीज़ उनको खुल के बताई और उनके जो प्रश्न थे उनका मैंने उत्तर दी, तो कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि इस फेलोशिप के लिए जबलपुर से मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इस फेलोशिप में मैंने 1 साल तक काम किया और काफ़ी सफलतापूर्वक जबलपुर के LGBT समुदाय को संवैधानिक मूल्यों से परिचित कराया और कहीं ना कहीं उनके प्रचार प्रसार इस समुदाय के बीच में किया। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि एक अलग तरह का काम भी मैंने किया, और वो भी ऐसी परिस्थिति में कि जब मैं एक आम महिला या पुरुष से मेरी परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लिखने का भी बहुत शौक़ है। तो हालांकि मैं शौक़ के तौर पर जो दिल में आया वो लिखती हूँ और उसे FB पर शेयर करती हूँ। तो कहीं से मैं एक उनको ये पता साहित्य अकादमी को कहीं से पता चला कि मैं लिखती हूँ, तो उन्होंने मेरी कुछ रचनाएं भी देखी और मुझे 2020 के LGBTQ पोएट मीट में मुझे आमंत्रित किया गया एक, और कहीं ना कहीं इसके लिए मैं जिन्हें मैं अपनी गुरु मानती हूँ, अपना आइडियल मानती हूँ या एक बड़ी बहन, एक सखी मानती हूँ, MX धनंजय चौहान। उन्होंने काफ़ी इसमें मेरी मदद की, काफ़ी प्रोत्साहित किया मुझे कि मैं जो लिखती हूँ उसको मंच पे एक प्रस्तुत करूँ। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस लाइव शो के माध्यम से मैं MX धनंजय चौहान जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अपनी एक कविता सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हाँ, कुलदीप सिंह जी, आप मुझसे डॉक्टर फिरोज खान या अनुराग वर्मा जी से बात करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद कुलदीप सिंह जी। मुझे लगता है किसी के कोई प्रश्न तो अभी नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपनी कविता सुना के इस व्याख्यान को समाप्त करूंगी। अनुराग जी, मैं कविता सुना के व्याख्यान ख़त्म करूं? फिरोज जी, मैं कविता सुना के अपना व्याख्यान ख़त्म करूं? जी, मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूं जो मैंने कहीं ना कहीं अपनी एक ज़िंदगी पर, अपने जैसे लोगों पर लिखी है। तो मैं उसको सुना रही हूँ। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। भटकती रूह हूँ, निकलती जान हूँ मैं भी। भटकती रूह हूँ, निकलती जान हूँ मैं भी। मैं एक पहेली हूँ,
मगर आसान हूँ मैं भी। मैं एक पहेली हूँ मगर आसान हूँ मैं भी। कुदरत ने रचा है मुझे जाने किस मिट्टी से। कुदरत ने रचा है मुझे जाने किस मिट्टी से। भीतर अंधेरा है खाली मकान हूँ मैं भी। भीतर अंधेरा है खाली मकान हूँ मैं भी। मुझ पर हंसने वालों ज़रा सोच कर देखो। मुझ पर हंसने वालों ज़रा सोच कर देखो। औरों से अलग हूँ मगर इंसान हूँ मैं भी। औरों से अलग हूँ मगर इंसान हूँ मैं भी। मैं अपनी कुछ 4 लाइनों की और पंक्तियाँ सुना रही हूँ, उसके बाद मैं अपने कार्यक्रम को समाप्त करूँगी। खुदा ने जो बनाया बस वही हूँ मैं। खुदा ने जो बनाया बस वही हूँ मैं। ना गलत और ना सही हूँ मैं। एक बार पुनः दोहरा रही हूँ। खुदा ने जो बनाया बस वही हूँ मैं। ना गलत और ना सही हूँ मैं। जो कुछ भी है मेरे भीतर कुदरत ने रचा है। जो कुछ भी है मेरे भीतर कुदरत ने रचा है। मेरा वजूद क्या है कुछ भी नहीं हूँ मैं। धन्यवाद।